हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। होप्स आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फ्री स्टडी चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी हिंदी का थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर। हो सकता है किसी बच्चों के पास थर्ड सेमेस्टर में हिंदी मिला है और किसी के पास फोर्थ में, जिसमें आपको हिंदी गद्य के उद्भव के बारे में पढ़ना है। तो इसमें मैं लेकर के आई हूँ कुछ ऐसे 3 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को एंड तक देख लेना आप। अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर जाकर के आप सर्च करना फ्री स्टडी DM23। जैसे ही आप ये सर्च करोगे आपको हमारे चैनल का यूज़र नेम मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। तो देखो आज डेट क्या है। आज की डेट जो है वो है 2 जनवरी। ठीक है ना। 2023 आपका अब चालू हो चुका है और अब एक नया साल है, तो नए सिरे से आपको अपने ज़िंदगी की शुरुआत करनी है। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। तो इस वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ 3 प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न जो है वो है, पूछा गया कि कहानी के विकास यात्रा पर संक्षिप्त वर्णन करें। आपको बताना होगा यहाँ पर कि जो कहानी है, देखो मैंने आपको पढ़ा रखा है गद्य के कितने रूप है। अगर आपने हमारे सिलेबस की वीडियो देख रखी है तो ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी कि कहानी का उद्भव कहाँ से हुआ। ठीक। अगर आपसे प्रश्न पूछा गया गद्य के बारे में बताओ या फिर कहानी, तो भी आप आराम से लिख सकते हो। गद्य जो है कई रूपों में विकसित हुआ था। गद्य को कई रूपों में देखा गया। कहीं पर वह उपन्यास के रूप में विकसित हुआ, कहीं पर वो कहानी के रूप में विकसित हुआ, कहीं पर वो नाटक के रूप में विकसित हुआ, कहीं पर किसी ने कोई व्यंग किया, कोई टोन मारा किसी व्यक्ति पर, तो वहाँ पर उस रूप में विकसित हुआ। तो आप आराम से इन चीज़ों को समझ सकते हो। वो वीडियो देख लेना और बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। तो इस प्रश्न में बोला है कहानी की विकास यात्रा पर संक्षिप्त परिचय दे, ये संक्षिप्त वर्णन करे। क्वेश्चन यही आएगा। ठीक, कर लेना। भूमिका कुछ इस प्रकार से बना देना आप। हिंदी भाषा के योगदान में कहानियों का जो है काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। गद्य का विकास कई रूपों में हुआ। कई लेखकों ने इसे उपन्यास, नाटक, कहानी, एकांकी, निबंध आदि के रूप में विकसित किया। कहानी को विकासपूर्ण बनाने में लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी का महत्वपूर्ण योगदान है। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई कहानियाँ एक सच्ची घटना और वास्तविक चित्र निखरते हुए कहानी है। इनके द्वारा काफ़ी कहानियाँ और उपन्यास का सृजन किया गया। कहानियों का विकास प्रेमचंद्र के विकास पर निर्भर है। आइए समझते हैं कि कहानियों के विकास की यात्रा में प्रेमचंद्र जी का योगदान किन किन रूपों में रहा। तो उसके बाद आपको कुछ इस टाइप से ये डायग्राम बनाना है। यहाँ पर एक थोड़ा सा जो डायग्राम है ना, मतलब फोटो जो है ना ब्लर आई है। मैं आपको बता देती हूँ, फिर भी थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है। आप नोट नहीं करोगे, नोट करके भी समय व्यर्थ मत करो, बस सुन लो ध्यान से सिर्फ सुन लो। बहुत रहता है, अगर आप अच्छा सुन पा रहे हो तो लिख भी लोगे। देखो कहानियों के विकास है, फिर इसको 4 पार्ट से बांट देना। सबसे पहले लिखना प्रेमचंद्र पूर्व कहानियाँ, जो कब से कब तक थी, 1900 से 1915 तक थी। ठीक। फिर प्रेमचंद्र युगीन या प्रेमचंद्र के दौरान कहानियाँ, जो कब से कब तक है, 1916 से 1936 तक। ठीक, ये लिख देना। फिर तीसरे पार्ट में जो नई कहानियाँ थी, ये था 1936 से 1950 तक। अब देखो 1950 आ गया, भारत इसी समय पर विकास हुआ था और आज़ाद हुआ था। ठीक, यानी कि इससे पहले जितनी भी कहानियाँ लिखी गई है वो सब कब की है, स्वतंत्रता से पहले की। और फिर उसके बाद एक और छोटा सा पैराग्राफ बना देना समकालीन हिंदी कहानी की। ठीक, ये बना दोगे हो जाएगा। फिर प्रेमचंद से पूर्व कहानियाँ जो थी उसके बारे में लिखना शुरू कर दो कि प्रेमचंद से पूर्व की जो कहानियाँ वो जन्म से उन्होंने लिखना शुरू नहीं किया था। हिंदी कहानी के विकास में 1900 से शुरू हुई है। हिंदी कहानी का जो विकास है 1900 से शुरू हुआ। नए विषयों पर ये कहानी लिखी गई और कुछ कहानियाँ जैसे माधव प्रसाद मिश्र जी की मन की चंचलता, ये एक आध एग्जाम्पल ले देना। लाल भगवती दीन की प्लेग की चुड़ैल, ये 1-2 एग्जाम्पल है प्रेमचंद्र के द्वारा जो लिखी गई है। कहानियों का जो प्रभाव है वो विदेशी भाषाओं पर ज़्यादा दिखा। ये मैंने की पॉइंट्स लिखा है, इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना। मतलब जो प्रेमचंद्र से पहले की जो कहानियाँ लिखी गई थी उनकी भाषा ऐसी थी कि अंग्रेजी भाषाओं पर भी इसका प्रभाव दिखा। प्रेमचंद्र युगीन कहानियाँ देखो, इसका विकास हुआ 1916 से 1936 तक। हिंदी युग के प्रवर्तक माने गए। सामाजिक जीवन का बहुत ही ज़्यादा मर्मक वर्णन किया। ठीक, जीवन छलकता है, तो ये लिख देना आप। उसके बाद तीसरा जो था प्रेमचंद्र उत्तर कहानी, प्रेमचंद्र के दौरान कहानियाँ, इसमें जीवन का यथार्थ वर्णन कहा गया है। कई कहानी का उदाहरण दे देना। पंच परमेश्वर, कफन, पूस की रात, ये सब प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है। कुल 69 कहानियों का इन्होंने सृजन किया।
चौथे पैराग्राफ में नई कहानियों के बारे में बता देना, कब से कब तक का रहा, 1936 से 1950 तक रहा। इस काल में हिंदी कथा का जगत में प्रेमचंद्र का और भी ज़्यादा विकास हुआ। मनोविश्लेषणकवादी परंपरा की कहानियों में भी इनसे टक्कर हुई, मतलब कहानियों में ऐसा कहा गया। विभाजन की दर्दनाक कहानियों के बारे में इन्होंने लिखा। फिर 5वें पैरा में आप लिख देना समकालीन हिंदी कहावतें, जो 1950 से लेकर के वर्तमान तक है। इसमें कई सारे लेखकों का भी योगदान है, जैसे मोहन राकेश, मन्नू भंडारी। ये मैंने उन्हीं लेखकों का नाम लिखा है जो आपके सिलेबस में है, ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे। तो ये प्रश्न आप कर लोगे, होप सो इस प्रश्न को लेकर के अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद एक और प्रश्न पूछा जाता है कि ये वाला, ये अशोक के फूल वाला, ये जो कहानी है इसके बारे में पूछ ली जाती है कि अशोक के फूल का प्रतिपाद्य बताओ। अगर कहानी किसी भी तरीके से अशोक के फूल के प्रतिपाद्य यानी कि निबंध बताओ, ये कहानी में ये पूछ लिया कि प्रासंगिक क्यों है ये, तो देखो किस प्रकार से लिखना है। अशोक के फूल निबंध में जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है, जो समाज की सांस्कृतिक परंपरा को महत्वता देती है। इस फूल के पीछे प्रसाद जी ने एक सांस्कृतिक परंपरा को उजागर किया। इस फूल के पीछे छिपे हुए विलुप्त सांस्कृतिक गौरव की याद में लेखक का मन जो है बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, और वैभवशाली युग की रंगस्थली का भी इन्होंने वर्णन किया है। मेन मुद्दे पर आकर के बात करते हैं, ताकि आप कहानी समझ जाओ और एग्जाम में अपने आप भी उसको लिख सको। कालिदास में भी इस अशोक के फूल के कहानी का वर्णन दिखा गया है। देखिए इस कहानी में कहा गया है, इस निबंध में भारतीय संस्कृति का सभ्यता के साथ जो है प्रगतिशील है, इसके बारे में बताया गया है। यानी भारत की संस्कृति और सभ्यता दोनों आपस में, इसी को अशोक का फूल बोल दिया गया है। कामदेवता के जितने भी फूल है, लाखों फूलों में से एक फूल कौन सा है, एक फूल अशोक का फूल भी है। सिर्फ ये कंपेयर किया गया है। कालिदास के काव्य में भी इसका उल्लेख है। नववधू की तरह ये दिखती है। भारत के अलग अलग जातियों के कारण ही अलग अलग विशेष व्यक्तियों का उद्भव है, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, ये सब उन्हीं के कारण कहा गया है। भारतीय संस्कृति में अशोक का फूल जो है काफ़ी ज़्यादा विशेष है, ये बोला गया। आर्यों के बारे में भी इसमें बताया गया, जो भारत में आर्य आए थे ना, उसके बारे में बताया था। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो है ये प्रश्न कि अंधेरी नगरी नाटक की प्रासंगिकता बताओ। ये जो कहानी, ये जो नाटक है लिखा गया है भारतेंदु के द्वारा लिखी गई है। ठीक, इसमें कहा क्या गया है, मेन पॉइंट्स को आप ध्यान रख लो ताकि आप एग्जाम में लिख सको। समाज के हर युग में व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है बदलती रहती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई व्यक्ति त्रेता युग में था तो उसकी प्रासंगिकता कलयुग में भी चलेगी, और कलयुग की जो है वो आगे चल के त्रेता युग में भी चलेगी। समझ रहे हो? तो ये चीज़ जो है इसमें कही गई है, समाज में हर युग की व्यक्ति की प्रवृत्ति जो है बदलती रहती है। साहित्य सृजन के अंत, साहित्य जो होता है वो सृजन के अंत तक रहता है, यानी साहित्य का कभी भी कोई भी अंतिम काल नहीं आता है। अगर हमारे पूर्वज के टाइम पर प्रेमचंद्र की किसी कहानी का जो प्रचलन था वो आज भी वही रहेगा। राजनीतिक परिस्थिति पर अवश्य बदल सकती है, जिसके कारण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन दिखे, और अंधेरी नगरी वही है। देखो कहानी का सार समझो, मैं आपको 2 शब्दों में बता रही हूँ। इस कहानी में सिर्फ ये बोल रखा है कि जो राजनीति है, राजनीति में जो बेकार और कठोर नेता होते हैं उनका समाज पर क्या प्रभाव रहता है, समाज के लोगों पर उसका कैसा प्रभाव रहता है, वो उनके साथ शोषण करते हैं। जैसे आपने हिटलर के बारे में सुना होगा। हिटलर क्या था? हिटलर को एक बहुत ही बुरा शासन बोला गया था, क्योंकि वो अपनी जनता पर, यहूदी वगैरह पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करता था। उसके अंदर कोई काबिलियत नहीं थी गद्दी पर बैठने की, लेकिन फिर भी वो बैठा। तो यही यहाँ पर बताया गया, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझना बस। तो राजनीति की परिस्थिति पर अवश्य बदलती के कारण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन दिखे, और अंधेरी नगरी वही है। इसलिए ये नाटक के समकालीन युग में भी प्रासंगिक है, यानी आज के टाइम पर भी ये देखा जाता है, इसीलिए प्रासंगिक है। राजनीतिक रूप में भारतेंदु ने चौपा राजा के माध्यम से राजनीतिक भ्रष्टाचार को दिखाया। योग्य ना होने पर गद्दी पर आसीन थे ये, यानी देख रहे, योग्य ना होने पर भी गद्दी पर आसीन रहते हैं आजकल के नेता। सरकारी वर्ग और जो उच्च पद पर जो लोग बैठे होते हैं वो मध्य वर्गों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं, ये उसमें बोला गया। जनता को गुमराह करते हैं, देखो जनता को गुमराह करते हैं, और राजनीतिक झूठ और बेईमानी इनके अंदर होती है। और देखिए क्या बोल रही है, महान वही है जो धोखेबाज है। भारतेंदु के द्वारा महान वही है जो धोखेबाज है, और जो निर्मल स्वभाव का है उसकी समाज में कोई वैल्यू नहीं है। एक और पॉइंट ये लिख सकते हो कि समाज में भारतेंदु जी ने नारी की स्थिति का भी वर्णन किया। उन्होंने कहा कि पुरुष प्रधान समाज था, नारी के साथ कहते अत्याचार होता था, अधिकारियों के साथ लूटपाट होती थी, रिश्वतखोरी चलती थी समाज में, धर्म के नाम पर ब्राह्मणों का जो जनता पर शोषण था वो
कि अगर किसी के घर में शादी करवाने तो भाई यज्ञ करवाओ, ठीक, इस तरीके से बोला गया। बेटा चाहिए तो यज्ञ करवाओ, बेटी चाहिए तो यज्ञ करवाओ, साम्राज्य चाहिए तो यज्ञ करवाओ। इस तरीके से ब्राह्मणों का जो था अत्याचार था। धर्म का व्यापार होने लगा। नाटकों में जो है इन्होंने व्यंग्य भी किया। शासक वर्ग और कर्मचारी बाहर से सादे और भोले लगते हैं, लेकिन अंदर से वो उतने ही काले दिखते हैं। देख रहे हो क्या व्यंग्य किया है, कितना अच्छा। आचरण अच्छा नहीं, लेकिन अत्याचारी बहुत है। तो निष्कर्ष में आप इसको लिख देना कि वर्तमान की स्थिति मौजूदा रही है इसको लेकर के, इसलिए ये प्रासंगिक माना गया है। होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। 3 प्रश्न करवाए गए हैं और संभावना है कि 3 प्रश्न में से कम 2 प्रश्न तो आपके एग्जाम में टकरा ही जाएंगे, आएंगे, पक्का आएंगे, ठीक है ना। तो ये वीडियोज़ आपने ध्यान से देखी होगी। अगर कुछ भी समझने में दिक्कत है तो एक बार और सुन लो, ताकि आप एग्जाम में इन्हीं शब्दों को सुन करके अपने आंसर राइटिंग को लिख सको। कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना, बस ये बात याद रखना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक।